चंद्रशेखर अपनी पत्नी को विषकन्या बोलते थे? हाँ, कई बार कहा कि ये एक सिर्फ और सिर्फ प्लांट की गई है, मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा देखने के लिए जाता हूँ, अदरवाइज मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। इवन मैं छुटमलपुर के घर में जहाँ इनकी माताजी रहती है वहां भी मैं इस महिला को नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ भी, इनकी माँ के साथ तो उसकी बनती भी नहीं है, ये दोनों कभी आपस में साथ में रह ही नहीं सकती इनके परिवार के साथ में। तो इन्होंने इसको एक द्वारका के एक छोटे से एक अपार्टमेंट में वहां रखा है, और वहां ये वही महीने में एक बार ऐसे जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे पूरी तरीके से, ये सेम पिक्चर, क्योंकि देखो ये टेलीकास्ट हो रहा है, मैं झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, तो ये कहानी मेरे दिमाग में गड़ी गई, बस ये इस तरीके से बताया गया। अच्छा, चंद्रशेखर अपनी पत्नी को अपनी माँ के साथ नहीं रखते हैं। उनकी पत्नी मतलब बहुत हाई प्रोफाइल हैं क्या? मुझे जानकारी चूंकि है नहीं, वो देखो गांव समाज। मैंने जहां तक मैं हाँ। जानती हूँ, उस महिला की माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, जब ये 3 भाई बहन ने छोटे थे। तो उसके बाद में इनके पिताजी काफी अल्कोहलिक हैं, तो ये शायद बुआ के घर पे पली बड़ी है या कोई एक छोटे किराए के घर में। तो इसका, इस महिला का भी कोई फ्यूचर नहीं था। इसकी छोटी बहन ने पहले ही लव मैरिज भागकर शादी कर ली थी। अब छोटा भाई था, तो ये दोनों छोटे भाई को और इस महिला को, दोनों को चंद्रशेखर पाल रहे हैं एक तरीके से। वो लड़का भी, इसका भाई भी, जिसका फोटो भी मैंने 2 दिन पहले वायरल किया। तो मैं 2021 से चंद्रशेखर का देखती आ रही हूँ कि अन्याय के लिए लड़ने जाना है, पहले एक दिन पहले से पोस्ट स्टार्ट कर देना है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, जो वहां की पूरी टीम अलर्ट हो जाए, लोग प्रिपेयर हो जाए, पुलिस प्रशासन वहां पर वो हो जाए। तो मैं तो इसके सबसे पहले से ही खिलाफ हूँ, आज से नहीं, पहले से ही। कई बार मेरे मैसेजेस भी मैं दिखा भी दूंगी कि मैं उनका कितना, क्यों, क्योंकि जब आप इस तरह की स्थिति को उत्पन्न ही क्यों होने दे रहे हो। अगर आज चंद्रशेखर शांतिपूर्ण तरीके से 2 कारों के माध्यम से उस परिवार से मिलने जाते, बाद में मीडिया देखती, बाद में लोग देखते, तो क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलता? नहीं। लेकिन आपको एयरपोर्ट से हल्ला मचाना है, आपको पहले से एक्टिव करना है, क्योंकि आप बिना काफिले के रह नहीं सकते हो। आपको चाहिए कि कारों का एक काफिला होना चाहिए, हजारों पुलिस वाले मेरे इंतजार में खड़े होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से एक स्टंटबाजी। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, रोहिणी घावरी जो काफ़ी चर्चित नाम है, मेरे चैनल पर तो आपने कई सारे रोहिणी घावरी के वीडियो देखे होंगे। आप जानते हैं कि रोहिणी घावरी एक हनी ट्रैप गर्ल की तरह काम करती है। ये रोहिणी घावरी जो गिरगिट से भी अधिक रंग बदलने में माहिर है। आपको मैंने पिछला वीडियो दिखाया था जिसमें रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद की शादी को लेकर मैंने ये बात कही थी। क्योंकि एक बहुजन पत्रकार हैं जिनका नाम वेद प्रकाश है, और वेद प्रकाश से ये बातचीत करते हुए इमोशनल हो गई थी, और ये बता रही थी रोहिणी घावरी कि चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी बात हुई, चंद्रशेखर आज़ाद भी रोए, हम भी रोए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बताओ, तुम पर मैं भरोसा करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा गेम खेला, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम भी मुझ पर FIR करो, तो तुम एक तरफ रहना, मैं एक तरफ रहूँगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद हंसने लगे। उन्होंने कहा कि पागल है ये लड़की, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। फिर इसी रोहिणी घावरी ने ये बताया कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और हम एक दूसरे के साथ सामाजिक कल्याण को लेकर, सामाजिक मोमेंट को लेकर बातचीत करते थे। यानी चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति इमोशनल हुई थी। और जब वेद प्रकाश ने यह कहा कहीं चंद्रशेखर आज़ाद आपसे शादी करने के लिए तैयार होते हैं तो क्या आप शादी करेंगे, तो चेहरे के हाव भाव से ऐसे लगने लगा था कि कहीं न कहीं रोहिणी घावरी शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। और इनका जो प्यार है उस वीडियो में कहीं ना कहीं झलक रहा था, जैसे मालूम पड़ रहा था कि ये रोहिणी घावरी वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार करती थी। लेकिन जब से प्रयागराज में हिंसा हुई है, तब से कहीं ना कहीं ये रोहिणी घावरी के चरित्र अब एक नया मोड़ पर आ चुका है। अब आपको बता दें कि प्रयाग हिंसा में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक लोग वीडियो बनाते नज़र आ रहे हैं चंद्रशेखर के खिलाफ। ये भी कई लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ही हिंसा करवाई थी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये भी दिखाया आपको कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग के तौर पर ये काम किया गया था, किस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा ये पूरी बनाई गई साजिश थी।
चूँकि मैंने वीडियो भी दिखाया था, जिस वीडियो में आपने साफ तौर से देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो हिंसा है, उस हिंसा को पुलिस अपनी मौजूदगी में आरएसएस के कुछ लोगों के साथ घटना को अंजाम दे रही है, गाड़ियों को तोड़ रही है, यहाँ तक कि पत्थरबाजी करवा रही है। तो ये सारे प्रूफ निकल कर आए थे कि किस तरह से ये हिंसा हुई थी और इस हिंसा का जिम्मेदार कौन था, योगी या फिर चंद्रशेखर। तो प्रमाण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इस हिंसा का जिम्मेदार खुद योगी सरकार है। खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन जब ये बात सुनने को मिली और चारों तरफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी को खबर मिलते ही इसके बल्ले बल्ले हो गए। अब तो भाई रोहिणी घावरी को सोने पर सुहागा सा हो गया, क्योंकि जो रोहिणी घावरी कुछ दिन पहले बैकफुट पर आ गए थे। लगातार हमने वीडियो बनाया, एक के बाद एक सारे प्रूफ दिखाए, लगातार हमने वीडियो बनाया, एक के बाद एक सारे वीडियो में रोहिणी घावरी को कहीं ना कहीं गलत साबित किया। और इस वजह से रोहिणी घावरी को लगने लगा था कि मैं अब कहीं ना कहीं फंसती जा रही हूँ। लेकिन फिर अब ये मुद्दा गरमा गया है, और मुद्दा गरमाने की वजह कहीं ना कहीं प्रयागराज हिंसा है। चूँकि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने के चक्कर में पड़ी है, और ऐसे हालात में रोहिणी घावरी भी कम नहीं है, वो भी बीजेपी के साथ टपक पड़ी हैं। आपको मैं अभी हाल ही का जो इंटरव्यू, कल का इंटरव्यू है, जो एक मित्र प्रकाश नाम के एक पत्रकार हैं, उनसे ये बातचीत की है, और उस बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं ये रोहिणी घावरी अब चंद्रशेखर की पत्नी पर आरोप लगा रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने ये आपको दिखाया था कि किस तरह से ये रोहिणी घावरी चंद्रशेखर की मां पर आरोप लगा रही थी, और ये बोल रही थी कि चंद्रशेखर की मां जब इनके घर कोई अतिथि आते थे तो ये कहती थी कि मेरा लड़का विदेश जाएगा, उसे एक अच्छी लड़की मिली है, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि चंद्रशेखर के साथ उनकी मां भी मिली हुई है। तो वहाँ पर तो चंद्रशेखर की मां पर इसने कलंक लगाया। लेकिन अब जो है, ये मित्र प्रकाश से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर की पत्नी पर ये आरोप लगाई हैं। चूँकि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर की पत्नी का नाम वंदना है, चंद्रशेखर का एक लड़का भी है जिसका नाम युग आज़ाद है। और ये लड़की बता रही है, जो रोहिणी घावरी करके है, ये कह रही है कि चंद्रशेखर की जो शादी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। यानी आपने सुना होगा लव मैरिज, अरेंज मैरिज और कोर्ट मैरिज, लेकिन ये बता रही है कि चंद्रशेखर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी किए थे। उस शादी में उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं तुमसे सिर्फ कथित तौर पर शादी किया हूँ, जबकि तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहोगी। तो यानी रोहिणी घावरी के कहने के हिसाब से चंद्रशेखर की पत्नी उनके घर नहीं रहती थी। चंद्रशेखर की जो शादी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। और आगे क्या कहा रोहिणी घावरी ने, ज़रा आप भी इस वीडियो में देखिए। रोहिणी, एक सवाल इस बीच में आ गया, हालांकि वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि ये मीडिया पे ट्रायल हो रहा है तो इस पे एक सवाल है व्यक्तिगत। चंद्रशेखर आपके साथ रिलेशन में थे, तो उनकी शादी पहले हो चुकी है, ये अभी आपको ये बात तो पता है। उनकी पत्नी से उनके कैसे रिश्ते हैं? अगर किसी व्यक्ति के पत्नी से अच्छे रिश्ते होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं किसी बाहर किसी दूसरी महिला से बात करता है या उस अपनी पत्नी को फेम में भी लाता है। कहीं भी मैं देखता हूँ चंद्रशेखर अकेले ही आते जाते हैं। तो आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मुझे इस चीज के बारे में रियलिटी 2000, तो क्या इन्होंने आपने उनकी उसको पत्नी को पूरी देखा है उनकी पत्नी को? नहीं नहीं ना, मैंने उनको कभी देखा, कभी नहीं, कभी हम मिले नहीं है, कभी किसी तरह से कुछ नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब इसकी भी बहुत अच्छा सवाल किया, अब तक किसी मीडिया ने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल किया, क्योंकि इस पे स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। अब रही बात, पहले तो आपने जो शादी की उसको आपने छुपाई क्यों? जब आप आपकी गरीबी दिखा रहे हो, अपने माता पिता दिखा रहे हो, अपना घर तो दिखा रहे हो, और उस घर में वो महिला रहती थी, उसको क्यों नहीं दिखाया आपने समाज के सामने? आपने क्यों नहीं लेकर आया? आपने शादी छुपाई पहले तो, है ना, भ्रम में। तो समाज भी आपका, जब तक के चुनाव नहीं लड़ते, शायद 5 साल बाद चुनाव लड़ते तो समाज को तब पता चलता। तो आपने ये तो एक पूरी कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करके रखी।
पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला व्यक्तिगत रिश्ता कैसा, मुझे तो ये दिखाया गया था कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। एक महिला जो कहीं ना कहीं से प्लांटेड की गई उनकी जिंदगी में, सेम वर्ड्स है चंद्रशेखर के जो एग्जैक्ट मैं बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो महिला, तुम जानती हो बहुजन आंदोलन में महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह से बहुजन आंदोलन को प्रभावित करने के लिए। तो मैं भी एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ रोहिणी। 6 महीने पहले ये महिला मेरे घर में आकर रहने लगी। कई लोगों को पता चलना, मैंने अपने आंदोलन को बचाने के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, उसमें भी कई शर्तें हैं। मैंने कहा कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब से होने लगी, अब्रॉड में मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सुनी हाँ, थी, लेकिन हाँ, इंडिया में कौन सी होती है। तो इन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, 1000 टाइम इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला वर्ड यूज किया। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ये कि मैं उसको कभी सार्वजनिक सम्मान नहीं दूंगा, कभी समाज के सामने नहीं लेकर आऊंगा, ना वो कभी ये चीज डिस्क्लोज करेगी कि वो उसकी शादी मुझसे हुई है। और आपने देखा चंद्रशेखर ने भी कभी डिस्क्लोज नहीं किया, उस महिला ने भी नहीं किया। वैसे वो सोशल मीडिया पे इनके बारे में खूब लिखती है, फोटो डालती है, लेकिन कभी उसने भी नहीं बताया। तो तुम दोनों चोर हो, मतलब तुम दोनों इस ट्रैप में थे और तुम दोनों ही मिलकर मूर्ख बना रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि रोहिणी मुझे इससे बचाओ, उनके वर्ड्स थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं आंदोलन के प्रति कितनी ईमानदारी से काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो अब मैं इस षड्यंत्र का शिकार हो चुका हूं, तो मैं इससे निकलना चाहता हूं, इसमें तुम मेरी मदद करो। तो आज निकल मैं उसको इस दिमाग से निकालूंगा कि कभी किसी को ये भी ना फील हो, ना वो अटैक करे। फिर इन्होंने एक और चीज बोली, जब हमारा झगड़ा हुआ, जब मैंने कहा शादी के लिए कि अब मुझे शादी करनी है, अब हमारा जब बहुत लेट हुआ ये 2023 आते आते, तो मैंने कहा कि अब हो गए हमारे रिश्ते को 2-3 साल, अब हमें शादी करनी है, इसका क्या। तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो महिला मेरे कुछ ऐसे, क्योंकि देखो गलतियां सबसे होती है रोहिणी, मैंने भी पास्ट मिस्टेक्स की है, हम सब करते हैं। तो वो महिला मेरे कुछ ऐसे राज जानती है जिसको, क्योंकि वो फिर धमकाने लगी जैसे ही उस महिला को पता चला कि ये तो इसको एक अच्छी लड़की मिल गई, अब रोहिणी के साथ चला जाएगा अपनी लाइफ में, तो उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर की पत्नी भी आपके अनुसार इस पूरे कांड में इन्वॉल्व है? हाँ, उसको सब कुछ बाद में पता चला, तो उसके बाद उसने धमकाया उनको। और फिर इन्होंने मेरे सामने, फिर ये मुझे ना ये सारी चीजें रो रो के एक्सप्लेन करते थे कि रोहिणी मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। फिर दूसरी चीज, तो फिर उन्होंने ये चीज मुझे बताना शुरू करी कि वो इस आंदोलन को ही खत्म कर देगी, तो हम शादी करके क्या कर लेंगे। फिर उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज डालना शुरू करी कि अगर हम शादी करते हैं, लेकिन ये आंदोलन को जिस तरीके से बर्बाद करने की वो धमकी दे रही है, अगर वो हुआ तो हम दोनों ने तो सपना सजाया कि हम लोग बहुजन आंदोलन चलाएंगे, फिर ये चीजें खराब हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि ठीक है, थोड़ा वक्त इंतजार करो। वो बार बार मेरे को बोलते हैं कि कच्चे फल वो नहीं देते, मिठास नहीं देते, फल को पकने दो। उस पे वक्त में वो उस औरत को विष कन्या बोलते थे, वो बोलते थे विष कन्या है वो। इवन वो ये भी बोलते थे कि मैं इसको अपने घर में नहीं रखता हूँ, अपनी माँ के पास। चंद्रशेखर अपनी पत्नी को विषकन्या बोलते थे? हाँ, कई बार कहा कि ये एक सिर्फ और सिर्फ प्लांट की गई है, मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा देखने के लिए जाता हूँ, अदरवाइज मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। इवन मैं छुटमलपुर के घर में जहाँ इनकी माताजी रहती है, वहां भी मैं इस महिला को नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ भी, इनकी माँ के साथ तो उसकी बनती भी नहीं है, ये दोनों कभी आपस में साथ में रह ही नहीं सकती इनके परिवार के साथ में। तो इन्होंने इसको एक द्वारका के एक छोटे से एक अपार्टमेंट में वहां रखा है, और वहां ये वही महीने में एक बार ऐसे जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे पूरी तरीके से, ये सेम पिक्चर, क्योंकि देखो ये टेलीकास्ट हो रहा है, मैं झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, तो ये कहानी मेरे दिमाग में गड़ी गई, बस ये इस तरीके से बताया गया। अच्छा, चंद्रशेखर अपनी पत्नी को अपने माँ के साथ नहीं रखते हैं, उनकी पत्नी मतलब बहुत हाई प्रोफाइल हैं क्या? मुझे जानकारी चूंकि है नहीं, वो गांव समाज। मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ, उस महिला की माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, जब ये 3 भाई बहन छोटे थे। तो उसके बाद में इनके पिताजी काफी अल्कोहलिक हैं, तो ये शायद बुआ के घर पे पली बड़ी है या कोई एक छोटे किराए के घर में। तो इस महिला का भी कोई फ्यूचर नहीं था। इसकी छोटी बहन ने पहले ही लव मैरिज भागकर शादी कर ली थी। अब छोटा भाई था, तो ये दोनों छोटे भाई को और इस महिला को, दोनों को चंद्रशेखर पाल रहे हैं एक तरीके से। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से रोहिणी घावरी चंद्रशेखर की पत्नी पर एक के बाद एक गंदे आरोप लगा रही है। ये बता रही है कि चंद्रशेखर की जो पत्नी है, इनकी माँ मर गई थी, इनकी एक छोटी बहन थी, वो लव मैरिज शादी करके भाग गई थी, एक बच्चा है जो इसका भाई है, वो चंद्रशेखर के साथ ही रहता है। तो ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी पर जो ये आरोप लगाई है रोहिणी घावरी, जिस दिन चंद्रशेखर की पत्नी वंदना ने आवाज़ उठाई, तो भैया इनकी तो ज़मानत जब्त हो जाएगी, ये लिख लीजिएगा। और जो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं
तो मैं आपको बता दूं रोहिणी घावरी जी, तुम्हारे जैसे वो चरित्रहीन नहीं है। तुम्हारी तरह वो सोशल मीडिया पर आकर तुम्हारे खिलाफ वो बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि उनका पति एक सांसद है और वो जवाब देना जानता है। और वो बोला है कि आओ कोर्ट में लड़ लो ना, तो कोर्ट में तो तुम जा नहीं रही हो। जो भी करना है तुम्हें सोशल मीडिया से ही करना है, क्योंकि बदनाम जो करनी है चंद्रशेखर आज़ाद को, और टिकट भी जो पानी है, तो कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी जो सपना सजा रही है नेता बनने का, तो घबराओ मत। ये जो तुम जिनके बल पर कूद रही हो ना, तुमको इस तरह से कुदाएंगे रोहिणी घावरी कि दोबारा उठोगी नहीं। और रोहिणी घावरी हद हो गई है। बार बार हम ये प्रयास कर रहे हैं यार कि तुम मान जाओ, लेकिन रोहिणी घावरी मानने वाली नहीं हो तुम। और इस तरह से करती जाओगी, कौन तुमसे शादी करेगा? तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे चरित्र ने सबको ये बता दिया है कि तुम्हारी जैसी मक्कार, तुम्हारी जैसी झूठी, तुम्हारी जैसी निर्लज, तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह से तुम बयान बदल रही हो रोहिणी घावरी, उस तरह से मैंने कभी बयान बदलते हुए किसी को नहीं देखा। कभी घड़ियाल के आंसू बहाना, कभी ही हंसना, गजब नौटंकी बना रखी हो रोहिणी घावरी जी। और इस तरह से जो तुम मीडिया के सामने लगातार आ रही हो, खुद की बदनामी जो करा रही हो, तो खैर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। और तुमको लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं। तुमने कहा था ना कि लोग मुझे बेस्या बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री को पत्र तुमने लिखा था और उसमें तुमने कहा था कि लोग मुझे बेस्या बोल रहे हैं, लोग मुझे बीजेपी का दलाल बता रहे हैं। तो लोग क्यों बता रहे हैं? कोई एक कहता तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लोग कह रहे हैं कि तुम बेश्या हो, तुम रखैल हो, तुम बीजेपी की दलाल हो, तो फिर कहीं ना कहीं वोट बैंक ज़्यादा है तुम्हारे प्रति। लोगों की सोच जो है कहीं ना कहीं ये बता रही है कि तुम हो। तो रोहिणी घावरी जी, ये ज़बान थोड़ा कम चलाया करो और बेबुनियादी ज़बान नहीं। अभी तुम कभी कह रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद को मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गिरफ्तार हो, चंद्रशेखर आज़ाद को मैं नहीं चाहती हूँ कि जेल में जाएं, वो सुधर जाएं। फिर अब वो चंद्रशेखर के खिलाफ एक से बढ़कर एक बयान दे रही हो। और प्रयागराज हिंसा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये रोहिणी घावरी क्या बोली, ज़रा आप भी सुनिए, क्योंकि मेरे पास जो भी होते हैं सबूत होते हैं और मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। तो पहले आप ये रोहिणी घावरी का एक और बयान जो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, और ये मित्र प्रकाश द्वारा ही ये पूछा गया सवाल था, उस पर इसने कैसे बयान दिया है, ज़रा आप ये सुनिए। देखिए, इस पैटर्न को तो मैं 2021 से चंद्रशेखर का देखती आ रही हूँ कि अन्याय के लिए लड़ने जाना है, पहले एक दिन पहले से पोस्ट स्टार्ट कर देना है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, जो वहाँ की पूरी टीम अलर्ट हो जाए, लोग प्रिपेयर हो जाए, पुलिस प्रशासन वहां पर वो हो जाए। तो मैं तो इसके सबसे पहले से ही खिलाफ हूँ, आज से नहीं, पहले से ही। कई बार मेरे मैसेजेस भी मैं दिखा भी दूंगी कि मैं उनका कितना, क्योंकि जब आप इस तरह की स्थिति को उत्पन्न क्यों होने दे रहे हो? अगर आज चंद्रशेखर शांतिपूर्ण तरीके से 2 कारों के माध्यम से उस परिवार से मिलने जाते, बाद में मीडिया देखती, बाद में लोग देखते, तो क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलता? नहीं। लेकिन आपको एयरपोर्ट से हल्ला मचाना है, आपको पहले से एक्टिव करना है, क्योंकि आप बिना काफिले के रह नहीं सकते हो। आपको चाहिए कि कारों का एक काफिला होना चाहिए, हजारों पुलिस वाले मेरे इंतजार में खड़े होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से एक स्टंटबाजी है, जिसका नुकसान अभी प्रयागराज में हमने देखा। वो मासूम बच्चे, जिनको बोल सकते हो कि अभी एक तरीके से उनके दूध के दांत नहीं टूटे, उनको अकल नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आज वो लोग वहां पे कान पकड़कर नीचे बैठे। उन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन परिवारों के ऊपर जो भरपाई हुई है, नुकसान हुआ है। पहले चंद्रशेखर ने जब देखा तो पहले उन्होंने ये बोल दिया कि वो तो है ही नहीं हमारी पार्टी के, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। आप जब वो अरेस्ट हो गए तो आपने पल्ला झाड़ लिया, फिर देखा आपने पूरा माहौल कि नहीं, लोग बहुत आक्रामक हो रहे हैं। उन्हीं की स्पेशली जाटो कम्युनिटी के लोगों ने उनको बहुत फोर्स किया कि आप गलत कर रहे हो। काफी लोगों ने लिखा, तो शाम को उनका बयान आता है कि जो हमारे भाई जेल में हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, उनको छुड़वाएंगे और हम उस सरकार से लड़ेंगे। तो आपने एक ही दिन में 2 स्टेटमेंट दे दिए। पहले तो आपने ये बोला कि उनको हम जानते नहीं, आप फिर बाद में आपने कहा क्योंकि उन बच्चों ने स्वीकार किया कि हम आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर की वजह से यहाँ पर आए, भीम आर्मी के समर्थक है। एक बच्चा एक पीढ़ी का निर्माता है, और एक बच्चे का भविष्य बर्बाद करना पूरी उस पीढ़ी को खत्म करने के बराबर है। एक नस्ल को बर्बाद करो
आने वाले समय की सारी नस्लों को बर्बाद करने के बर्बाद करना है। तो जब हमारे युवाओं का भविष्य ही बर्बाद होगा तो हम कौन से अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी मौलिक नहीं बनती है। मैंने आज अभी ट्वीट किया, उसके पहले लिखा, क्या चंद्रशेखर अपने बेटे, अपने भाई, अपने साले, अपने परिवार को ऐसे रोड पे कान पकड़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या उनको वेंटिलेटर की सीट पे देखना चाहते हैं? जब तुम अपने खून के रिश्तों को वहां नहीं देखना चाहते तो समाज के बच्चों को वहां तक पहुंचाने का तुम्हें क्या अधिकार है? आज एक एक बच्चे की जिम्मेदारी, और बेशर्मी की हद देखो। उसके बाद बैक टू बैक उनके इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही है गानों के साथ। अरे इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, 500 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, हजारों बच्चे वहां पर, हजारों लोगों के घर टूटे या जो भी नुकसान की भरपाई और इस तरीके से हुआ, करोड़ों रुपए की जब्ती होगी अभी, क्योंकि एनएसए लगा है, सारा भरपाई होगी, गाड़ियां टूटी, ये सारी चीजें, और तुम दूसरे दिन तक बेशर्मों की तरह। अरे कहाँ है सीरियस पॉलिटिक्स, कहाँ है सीरियसनेस? क्या इस व्यक्ति को इस पूरी घटना की जिम्मेदारी नहीं लेनी थी? क्या उसका एक शोक व्यक्त नहीं करना था? ये दूसरे दिन जाकर गुरु घर रविदास जी के मंदिर पे जाकर फिर इन्होंने रील्स बनाई, फिर वहां जाकर नारे लगा रहे। अरे एक दिन तो कम से कम शोक मना लो कि क्या किया है तुमने। एक दिन बिना कैमरे के नहीं रहना है, एक दिन बिना पोस्ट के नहीं रहना है, एक दिन बिना रील्स के नहीं रहना है। तो क्या ये राजनीति कर रहे हो? ये चीज सही है? समाज क्यों नहीं पूछता ये सवाल? मैं काफी आक्रामक हुई इस सोच के बाद से और इस पूरे तरीके के बाद से। ये गलत है। मुझसे, चलो मैं रोहिणी घावरी, डॉक्टर रोहिणी घावरी, इस बात की एक स्पष्टीकरण देती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी भी बच्चे का या 500 लोगों का नुकसान होता है, मैं डूब मरूंगी उसी दिन कि मैंने 500 लोगों के घर उजाड़ दिए। आज मेरी वजह से 500 परिवारों के नुकसान हुआ है। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं नेता? मतलब नेता चाहते क्या है? सिर्फ चंद्रशेखर की बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस बीजेपी के कोई भी नेता हो, बसपा के नेता हो, आप अपने घर के बच्चों को एसी में फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दोगे और समाज के बच्चों को बोलोगे आ जाओ। मैं चंद्रशेखर को पिछले 4 साल से समझा रही हूँ कि 18 से 21 साल के बच्चे आपके आंदोलन में नहीं आना चाहिए। स्पष्ट बोलो जाकर कि 21 साल की कम उम्र के लोग। ये बोलते नहीं, क्यों? भीड़ कौन होगी फिर? वो कहाँ से आएंगे फिर? मुझे तो चाहिए बड़े बड़े फोटो जिसमें मैं खड़े होकर फोटो, इनकी जो फोटोग्राफर्स है ना, उनके भी दिमाग में डाल दिया है कि रैली बड़ी होनी चाहिए, जनता दिखनी चाहिए, भीड़ दिखनी चाहिए। बस वो भीड़ की चक्कर में सब बच्चों के भविष्य का नुकसान करो। मेरा सगा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको कभी नहीं अलाउड किया कि हम लोग हमारे परिवार में कि आप किसी भी तरह की पॉलिटिकल कैंपेनिंग या रैली का हिस्सा बनो, कभी नहीं। तो फिर मुझे क्या अधिकार है कि मैं अपनी समाज के बच्चों को बोलूं आ जाओ मेरे एक आह्वान पर? ये कैसी लीडरशिप है? ये कैसी राजनीति है? ये तो नहीं है बहुजन आंदोलन का हिस्सा। तो दोस्तों सुना आपने, ये रोहिणी घावरी का एक ऐसा चेहरा, और इस रोहिणी घावरी पर कौन भरोसा करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही भाई। ये पागल लड़की हो चुकी है, इसको जल्दी से जल्दी कोई बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराओ, वरना ये कहीं ना कहीं, मैं जो भी कुछ है कहना नहीं चाहूँगा, ये क्या कर देगी मीडिया के सामने भी कुछ भी भरोसा नहीं है। तो कहते हैं ना कि साइको टाइप का होना, बिल्कुल इसी तरह से ये लड़की हो चुकी है। इसको कहीं ना कहीं पागल खाने की ज़रूरत है, ये कहीं जाए और वहाँ पर अपने दिमाग का इलाज कराए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप रोहिणी घावरी के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो रोहिणी घावरी देखे ताकि उसके दिमाग में अकल आए।